क्लास 9th का चैप्टर दूसरा नंबर कह रहा है पदार्थ का वर्गीकरण। हम वहाँ पढ़े थे पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे और जिसमें अपना द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के मूलतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो इन सबों के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठोस के लगभग गुणों के बारे में हम पढ़ चुके थे, द्रव के भी गुणों के बारे में पढ़ चुके थे और गैस के बारे में भी हम जान चुके थे। बाष्पन और द्रवण, गुप्त ऊष्मा, इन सबों के बारे में हम बारीकी से वहाँ जानकारी ले लिए थे। अब हमें जो जानकारियां लेनी चाहिए वो है पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण पदार्थ के 3 मूल तत्व। पदार्थ है, पदार्थ को शुद्ध पदार्थ के रूप में, अशुद्ध पदार्थ के रूप में मिश्रण। शुद्ध में हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। तत्व में आ गया हाइड्रोजन, तांबा, ऑक्सीजन, लोहा आदि, ये सभी तत्व हुए। यौगिक में हो गया जल, बालू, चीनी, ये सभी यौगिक हो गए। अशुद्ध में यानी मिश्रण में आ गया 2 गो, एगो समांगी एगो विसमांगी। समांगी में आ गया वायु, जल में नमक का विलयन, ये समांगी हो गया। विसमांगी में आ गया कागज, कुहासा आदि। तत्व, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर और हो गया यहाँ से ये सोना, इन सबों को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे कहा जाता है तत्व। अब जानेंगे तत्व की विशेषता। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। कौन? तत्व। तत्व एक ही परमाणुओं के आकार के बने होते हैं। अब तक 110 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। इनमें 92 तत्व की प्राकृतिक, जो 92 तत्व हैं प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जबकि अन्य संश्लेषित तत्व हैं। संश्लेषित अर्थात जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाए हैं। तत्वों का वर्गीकरण। अब जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु। तत्वों का एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिन्हें अधातु कहते हैं। धातु, अधातु और तीसरा श्रेणी है जिसे हम कहते हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं उपधातु। ये तीसरा श्रेणी। धातुओं के गुण क्या है? धातुओं के गुण क्या है? इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। दूसरा है ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा है ये आघात वर्ण्यता और तन्य होते हैं। जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है किसके? धातु के गुण के। अब जानेंगे अधातु के गुण क्या क्या हैं। इनमें प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होती है। आयोडीन एक अपवाद है जो चमकीला होता है। दूसरा है ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन? अधातु। अधातु ये प्रायः गैसों के रूप में पाए जाते हैं। अगला है ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, ये अपवाद है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक आदि ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। अब जानेंगे यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व जिन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, धातु, अधातु। ये हो गया धातु। अधातु में पढ़े धातु के गुण, फिर पढ़े अधातु के गुण। अब जानेंगे हम यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, यौगिक कहलाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना जल एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसमें एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन होते हैं, एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन होते हैं। यौगिक के अन्य उदाहरण हैं अमोनिया जो NH3 से बने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 से बने होते हैं, चूना पत्थर जो CaCO3 से बने होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl से बने होते हैं, अमोनिया क्लोराइड जो NH4Cl
से बने होते हैं। ये सभी यौगिक हैं। यौगिक बनने का कार्य यानी कि यौगिक बना कैसे, तो एक निश्चित अनुपात में मिला है। निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहा जाता है। इन्हें हम यांत्रिकी विधि से तोड़ भी सकते हैं और इन्हें अलग भी कर सकते हैं। तो यौगिक का अर्थ हो गया दो अलग अलग पदार्थों का एक निश्चित संयोग, जबकि तत्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, इन सबों को हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये परमाणु का एक परम गुण है। यौगिक के प्रमुख गुण के बारे में जानेंगे। यौगिक के प्रमुख गुण, पहला हो गया यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, यानी इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से नितांत भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे तो जल बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। तो ये दोनों का गुण क्या हो गया, अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं कि इनके गुण अलग होते हैं। किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। चौथा है यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। पांचवा है यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ हमेशा 0 डिग्री पर पिघलता है और जल हमेशा 100 सेल्सियस पर उबलने लगता है। यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटक और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। रासायनिक यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक को रासायनिक यौगिक कहते हैं। तत्व और यौगिक में भिन्नताएं क्या होती हैं, तो तत्व ये होते हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने होते हैं। ये सभी भिन्नताएं पाई जाती है। इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, इन्हें भी तोड़ नहीं सकते हैं। ये तो अकेले होते हैं, ये दो या दो से अधिक समूह में होते हैं। मिश्रण क्या है, वे पदार्थ जो निश्चित मात्रा में ना मिले उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू चीनी का मिश्रण, ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। वायु क्या है, मिश्रण है। वायुमंडल में अनेक गैसों हैं जो आपस में मिले हुए हैं, धूलकण भी है, इसी को हम मिश्रण कहते हैं। बारूद क्या है, बारूद भी मिश्रण है जिसमें सोरा, चारकोल, पोटेशियम आदि पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। इस्पात क्या है, ये भी एक मिश्रण है। इस्पात में कार्बन, लोहा यानी फेरस, कोबाल्ट, निकेल आदि को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। मिश्रण के गुण क्या क्या हैं, मिश्रण समांग या विसमांग हो सकते हैं। मिश्रण के अवयवों को छनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के बनाने में प्रायः ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। मिश्रण का संघटक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के बनाने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं लगती है, इन्हें हम कोई अनुपात में मिला सकते हैं। मिश्रण अर्थात बालू चीनी मिला दिए, चीनी के साथ नमक मिला दिए, ये सभी क्या है, मिश्रण है। जो अनिश्चित अनुपात में मिले उसे हम मिश्रण कहते हैं। जो निश्चित अनुपात में मिलकर बने उसे हम यौगिक कहते हैं, और जो एक पूर्णतः स्वतंत्र हो उसे हम तत्व कहते हैं। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन सबों में अंतर क्या क्या है फिर से एक बार देखते हैं। तत्व जो एकल परमाणु के बने होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु के बने होते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण कोई भी दो तत्व अनिश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के प्रकार, ठोस ठोस का मिश्रण, इसमें क्या होता है, ठोस के साथ ठोस को मिलाया जाता है। जैसे बालू के साथ चीनी को मिलाना, नमक के साथ चीनी को मिलाना, ये हो गया ठोस ठोस का मिश्रण। ठोस द्रव का मिश्रण क्या हो गया, चीनी और पानी को एक साथ मिलाना ठोस द्रव का मिश्रण हो गया। ठोस और गैस का मिश्रण क्या हो गया, तो किसी भी ठोस में, जैसे कपूर को जब जलाए या कपूर में जब दूसरा गैस को प्रवाहित किए तो वो हो गया ठोस और गैस के मिश्रण। द्रव और गैस का मिश्रण क्या हो गया, द्रव्य में गैस, तो द्रव्य में गैस परफ्यूम इसका उदाहरण होता है। गैस का मिश्रण क्या है, तो गैस
ये वायुमंडल ही इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर हुआ कि गैस में गैस का मिश्रण है। द्रव द्रव का मिश्रण क्या हुआ, किसी भी द्रव में कोई भी द्रव को मिलाएं, जैसे शरबत है तो शरबत में हम मध को मिला दिए तो ये हो गया द्रव से द्रव का मिश्रण। तो ये सभी मिश्रण के अलग अलग रूप थे और वो प्रकार था, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में गैस और गैस में गैस। ये सभी अलग अलग प्रकार के मिश्रण बनाने के बारे में बताएगा। प्रश्न है एक, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताएं। अब यहाँ बताना है मिश्रण और यौगिक में। तो हम बता चुके हैं मिश्रण उसे कहते हैं जो अनिश्चित अनुपात में हो और यौगिक एक निश्चित अनुपात में आणविक भार पर होता है। ऑक्सीजन एक तत्व है, कैसे? तो ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्वों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। तत्व है, ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस आर्गन उर्गन भी रहता है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्यों? तो जल एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, H2O, हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। कहने का हो गया अनुभार में चलेंगे तो हाइड्रोजन का एक होता है 1/2, 2 हो गया, और इसका होता है 16। टोटल अगर भार गए तो 18। एक अणु यानी एक अणु जल के लिए हमको चाहिए 18, टोटल 18 मान, 2 के लिए 36, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ये यौगिक हो गया, निश्चित मात्रा में होता है। हाइड्रोजन जब भी रहेगा 2 रहेगा, ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो 1 रहेगा। उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण के बारे में जानेंगे। जैसे दूध, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध यौगिक नहीं है, दूध मिश्रण है। स्याही, यह जल तथा एक या अधिक रंगों का भी मिश्रण है, स्याही भी मिश्रण है। मृदु पेय, ये भी क्या है? एक से अनेक का पदार्थों का मिला होता है। जैसे इसमें चीनी होता है, जल होता है, नींबू होता है, इनो होते हैं और अलग अलग प्रकार के हम केमिकल भी मिला के इसको मृदु पेय बनाते हैं। टिंचर आयोडीन, इसमें भी बहुत सारे मिले होते हैं, Mg होते हैं, Cl होता है, सोडियम होता है, सल्फर होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में और अन्य तत्व मिले होते हैं जिसको हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। पेट खराब होने पर इसको लिया जाता है। वायु भी एगो मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्वों ढेर सारे गैसों का मिश्रण है, तो वायु भी एक मिश्रण है। मिश्र धातुएं बनाई जाती है, जैसे पीतल, तांबा और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है। कांसा, ये तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता है। तो ये सब जो धातुएं होती है वो मिश्र धातुओं के श्रेणी में आते हैं। मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना, हाथ से चुन के हम अलग अलग करते हैं। जैसे बड़े बड़े जब वो अयस्क होते हैं उसमें अशुद्धियाँ बड़े बड़े होते हैं तो उसको हाथ से चुन के अलग करते हैं। चालनी से चाल कर भी किया जाता है, जैसे बालू को चाला जाता है उसी प्रकार अयस्कों को चाला जाता है। थिर्राने विधि से पानी को, जब गंदा पानी को हम ले लेते हैं तो कुछ समय के बाद गंदगी नीचे बैठ जाता है, स्वच्छ पानी ऊपर रहता है, तो थिर्राना हो गया। अब केंद्रीय या मंथन विधि से भी हम अलग करते हैं, जैसे दूध से क्रीम निकालना या मट्ठा बनाना, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, छाछ बोलते हैं, वो बनाना। ये अब केंद्रीय बल के कारण होता है। छन्नन विधि से भी हम शुद्ध करते हैं, जैसे चाय को छानना। चुंबकीय पृथक्करण विधि से भी हम अलग करते हैं, लौह अयस्कों को चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि से भी शुद्ध करते हैं, जैसे अमोनिया और कपूर हो गया और नेप्थलीन हो गया, इन सबों को शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से भी करते हैं। अब जानेंगे वाष्पन क्या है। इस नमक से सोडियम आयोडेट मिलाकर शुद्ध किया जाता है। इस शुद्ध नमक को आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ सीधे बताया जा रहा है वाष्पन। समुद्र के जलों को हम लेकर जब उसको ताप देते हैं तो जो द्रव्य रूपी संरचना होती है वो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे जो बचता है वो सोडियम आयोडाइड बचता है, यही कहलाता है ये नमक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। रवाकरण क्या है? ठोस के कण रवा कहलाते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवे के रूप में पृथक होते हैं रवाकरण कहलाते हैं।
इस प्रकार अशुद्ध पोटाश एलम को रवाकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। रावा यानी मीठा जो होता है वो रवाकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रवण क्या है? श्रवण तो किसी भी पदार्थ को थिर्राने विधि द्वारा जब हम उसका शुद्धिकरण करते हैं तो वो श्रवण कहलाता है। परवाजी आसवन क्या है? परवाजी आसवन द्वारा भी हम एक छनन प्रक्रिया को ही अपनाते हैं। इसके द्वारा 7 रंगों को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। एक किसी भी कलर में 7 रंग मिले होते हैं, उन 7 रंगों को विभाजित करने की प्रक्रिया परवाजी आसवन कहलाती है। पृथक्करण कीप का उपयोग, पृथक्करण कीप का उपयोग भी हम अलग अलग रंगों में करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इसमें एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर जब कलर को डाला जाता है तो अलग अलग कलर उसमें दिखाई पड़ता है, ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। ये सभी जितना भी है इन सबों को हम जानेंगे पदार्थ के अलग अलग करने की विधि के बारे में। कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयवों को पृथक करना, जैसे बारूद के अवयवों को पृथक करना। बारूद में क्या क्या होता है? तो बारूद लेंगे, पूरे बारूद को हम पानी में घोलेंगे तो उससे क्या होगा, बालू जो रहेगा यानी सिलिकॉन रहेगा वो अलग हो जाएगा, पोटाश जो रहेगा अलग हो जाएगा, चारकोल जो रहेगा वो अलग हो जाएगा। इन सबों को हम अलग अलग प्रकार के चलनियों से चालकर भी अलग कर सकते हैं या यूं ही उसको छानकर भी हम अलग कर सकते हैं। तो किसी भी तत्व को जो तत्व से बने यौगिक होते हैं उन्हें हम आसानी से यानी मिश्रण को आसानी से हम पृथक कर सकते हैं, मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। क्रिया विधि के रूप में बारूद के बारे में हम बता चुके थे, फिर देखेंगे कि बारूद को हम अलग कैसे करेंगे। सोरा गंधक चारकोल से मिलकर बना होता है। इसको जल में ढो डालेंगे, उसके बाद छन देंगे। छनने पर छनित द्रव के रूप में सोरा वाष्प करेंगे तो सोरा हमको प्राप्त हो जाएगा। अवशेष के रूप में गंधक और चारकोल होगा, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालकर छान लिया जाएगा तो छनित द्रव के रूप में गंधक यानी वाष्पन करेंगे तो गंधक और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त। दूसरा है साधारण नमक और बालू के मिश्रण के अवयवों को पृथक कर। क्रिया विधि के रूपरेखा के अनुसार जानेंगे। मिश्रण हो गया जो साधारण नमक और बालू का है, इसको जल में घोलकर छान देंगे। छनित द्रव में साधारण नमक वाष्प करेंगे तो साधारण नमक हमें आसानी से प्राप्त हो। यहाँ अवशेष के रूप में बालू मिलेगा। बालू और आयोडीन के मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। क्रिया विधि के रूपरेखा के रूप में जानेंगे तो ये मिश्रण हो गया बालू और आयोडीन। क्या करना हो तो पातन करना अर्थात गर्म करना है। गर्म करेंगे तो जो नमक है वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा और उत्पादित आयोडीन होगा और अवशेष के रूप में बालू बचेगा। वायु में अवयवों को पृथक करना। क्रिया विधि के रूप में जानेंगे वाष्प का संघनन और शुष्क पर। यहाँ पर देखेंगे वायु ठंडा 0 डिग्री पर, यहाँ हो गया डी बराबर 78 डिग्री सेल्सियस से 200 सेल्सियस। द्रवीभूत वायु गर्म होके और बनाएगा -196 में तो नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन का निर्माण। तो ये था मिश्रणों को अलग करने की रूपरेखा हम किस प्रकार कर सकते। बारूद को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, साधारण नमक और बालू के मिश्रण को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, बालू और आयोडीन को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ बताई गई है। ठोस ठोस मिश्रण के अवयवों को पृथक करना। ठोस ठोस अवयवों को हम पृथक कैसे करेंगे, तो चुन के करेंगे, चालकर करेंगे। ठोस द्रव मिश्रण के अवयवों को पृथक करना, इसमें छन्नी पत्र द्वारा उपयोग हम करेंगे और ठोस को हटा लेंगे। द्रव द्रव मिश्रण के अवयवों को पृथक करना, द्रव को द्रव से अलग करेंगे तो कुछ में ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं होती है, कुछ का ताप अलग अलग होता है, वेरी करता है, तो उन सबों के द्वारा हम द्रव द्रव के मिश्रण को भी अलग करते हैं। जल का शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे, तो जल का शुद्धिकरण हम किसी भी तालाब से पानी को लेंगे, सबसे पहले उसको थिर्राने की टंकी में डालेंगे, कुछ देर स्थिर रहेगा, ऊपर से जल जो शुद्ध जल रहेगा उसको हटा लेना है। उसके बाद निस्यंदक टंकी में डालेंगे, बालू उलू रहेगा उससे पानी को गुजारेंगे, शुद्ध पानी आगे निकलेगा। उसके बाद हम क्लोरीनीकरण टंकी में डालेंगे उसको। क्लोरीनीकरण टंकी में ज्यों ही डालेंगे तो जीवाणु कीटाणु की मृत्यु हो जाएगी अर्थात शुद्ध पानी प्राप्त होगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक में होने वाले परिवर्तन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हुआ है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों, रंग, रूप आदि में
थोड़ा अस्थायी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, किंतु उसके मूल संघटक और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे जल का वाष्प बनना, नमक का जल में विलयन, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन। ये सभी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। वैसे परिवर्तन जिन्हें हम दोहरा सकते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाए। अभिक्रिया होने पर नया पदार्थ में परिवर्तित है, जिसका गुण, संरचना, द्रव्यमान आदि मूल पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, और परिवर्तन लाने वाले कारणों को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, फिर से वैसा लोहा नहीं प्राप्त होगा। कोयले का जलना, फिर से वैसा कोयला प्राप्त नहीं होगा। लोहे का गंधक के मिश्रण को गर्म करना, ये भी गंधक उड़ जाएगा, नहीं प्राप्त होगा। शरीर में भोजन का पचना, पुनः उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सभी हो गया रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। आप यहाँ से भी अंतर लिख सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार भी लिख सकते हैं। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में जानेंगे। वास्तविक विलयन वैसे विलयन जिनमें विलायक और विलय संगठित रूप होकर और एक साथ मिल जाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। निलंबन क्या हुआ? निलंबन में जब कुछ कणों को डालते हैं तो कुछ समय के लिए तो धुंधला रूपी प्रतीत होता है, लेकिन कुछ समय के बाद अस्थायी रूप से नीचे जमा हो जाता है, जैसे पानी और मिट्टी के कण। ये निलंबन के अच्छे उदाहरण है। कोलाइड वैसे विलयन जो द्रव में द्रव की अवस्था को प्रतीत करते हैं, उसे हम कोलाइडी विलयन करते हैं, जैसे दूध, खून, ये सभी कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। द्रव में द्रव का मिश्रण। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। विलायक क्या है? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। विलयन में विलायक परिपेक्ष माध्यम कहलाता है। घुल्ले के क्या है? घुल्ले जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह घुल्ल कहलाता है। विलयन में घुल्ल के कण प्रक्षेपित कण कहलाते हैं। ये जो घुल्ल हैं इसको हम बोल सकते हैं विलय भी, जैसे चीनी, नमक, ये सभी घुल्ल कहलाएंगे। जलीय विलयन, किसी पदार्थ को जल में घुलकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक, अमोनिया क्लोराइड आदि। अजलीय विलयन क्या है? वैसे विलयन जो जल में ना घुले, अजलीय विलयन। वास्तविक विलयन वैसे विलयन जो समान मात्रा में जल के साथ मिश्रण यानी विलयन बना ले, उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। विलयन के प्रमुख गुण क्या क्या हैं? विलयन समांगी होते हैं, साथ ही साथ समानुपाती रूप में ये मिश्रित भी होते हैं, एक दूसरे को घुलने की क्षमता रखते हैं। ये सभी विलयन के प्रमुख गुण हो गए। अब जानेंगे विलयन के प्रकार। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वैसे विलयन जिनमें घुलने की क्षमता और अधिक होती है, और संतृप्त विलयन वैसे विलयन जिनमें घुलने की क्षमता नहीं होती है। असंतृप्त विलयन में जब गर्म करते हैं विलयन को तो उसमें घुलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, घोल सकते हैं और हम आराम से। लेकिन संतृप्त विलयन को कितना भी गर्म करेंगे तो उसमें घुलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब जानेंगे विलयन को की संतृप्तता और असंतृप्तता की जांच हम कैसे करेंगे। तो संतृप्तता की जांच करेंगे, एक हम शरबत बनाएंगे, बहुत चीनी दे के शरबत बनाएंगे, उसके बाद चोरा में चीनी डालेंगे, देखेंगे नहीं घुल रहा है, पता चल गया कि संतृप्त है। अब ओरा गर्म करेंगे और बाद चीनी को घोलाएंगे तो देखेंगे घुल रहा है, तो वह बन गया असंतृप्त। जरा में घुल जाए असंतृप्त, जरा में नहीं घुले संतृप्त हो गया। अब यहाँ है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त तीसरा का नाम आया है। तो अति संतृप्त विलयन में जितना ज्यादा ताप देते जाएंगे और विलयन घुलते जाएगा, वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन की पहचान हम कैसे करेंगे? इसका भी ताप पर निर्भर करता है। ताप हम अधिक देंगे पता चलेगा। विलेयता क्या है? तो विलायक में विलेय पदार्थ की घुलने की क्षमता होकर विलेयता कहलाता है।
विलायक हमेशा छोटी मात्रा में होती है, और विलायक जो होता है, विलय जो होता है छोटी मात्रा में होती है, विलायक जो होता है बड़ा मात्रा में। ये दोनों जब मिलता है तो विलयन बनाता है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है विलयिता। विलयिता कहा जा रहा है, जैसे हम विलय को जिसको बोलते हैं, जैसे चीनी घुलने वाला तो वो विलयिता कहलाए। घुल की विलयिता बराबर W/W गुना 100, अर्थात घुल की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100। परसेंटेज हम निकालते हैं। विलयिता ज्ञात करना, विलयिता हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो विलयिता ज्ञात करने का आसान तरीका है, विलय कम मात्रा में जो रहता है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल विलयन को नीचे रखेंगे, गुना 100 करेंगे, परसेंटेज में हमको प्राप्त हो जाएगा। गणना, मान ले सिर्फ बेसिन का भार Ag हो और बेसिन प्लस विलयन का भार Bg हो, बेसिन प्लस सोडियम क्लोराइड का भार Cg हो, और अंतः विलयन का भार B - A × G हो। तो सोडियम क्लोराइड का भार होगा C - A × G, अतः सोडियम क्लोराइड की विलयिता बराबर होगा C - A बटा B - A गुना G। 100 G बटे 100 G ml में जल हो गया। विलयिता पर दाब का प्रभाव पड़ता है? विलयिता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विलयिता पर ताप का प्रभाव पड़ता है? हाँ, ताप का प्रभाव पड़ता है। जितना ज्यादा ताप होगा विलयिता का गुण उतना विलय करने की ज्यादा होगी। निलंबन, निलंबन में कण क्या होते हैं? तो निलंबन हमेशा एक ठोस पदार्थ होता है जो जल में घुलकर पुनः कुछ समय उसको छोड़ दिया जाए तो उनके कण नीचे बैठ जाते हैं, यही निलंबन की क्रिया कहलाती है। निलंबन के गुण क्या हैं? इनके गुण हो गए कि जो विलय होते हैं, विलय इसमें ना ही होते हैं, मतलब विलय के रूप में जब हम घोलते हैं तो इनके कण भारी होते हैं, अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं, फलस्वरूप वो नीचे तली में बैठ जाता है और जल के मात्रा के ऊपर में रह जाता है। तो ये हो गया निलंबन के गुण। कोलाइड, कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें घुल के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, यानी बीच का होता है। कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वैसे होते हैं, कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं जो या जिसमें दो कोलाइड हो तो एक की मात्रा अधिक हो और दूसरे की कम हो, विषमांगी मिश्रण। छंदन क्रिया द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। अस्थायित्व इसका होता है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो नीचे की ओर स्थित रहता है। कणों का आकार, कोलाइडी के कणों का आकार व्यास 10⁻⁷ सेमी और 10⁻15 सेमी के बीच होता है। ब्राउनीय गति, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनावर्त गमन करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति को यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार गति कर रहा है। जिगजैग चलता है, यहाँ चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस प्रकार हमेशा गति करते रहता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? तो जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के कण गुजारे जाते हैं तो ये जिगजैग माध्यम को प्रदर्शित करते हैं, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। वैद्युत कण संचालन, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन वैद्युत कण संचालन कहलाता है। ये प्रभाव ही वैद्युत कण संचालन कहलाता है। कोलाइड के प्रकार, कोलाइड एक परिक्षेपित परावस्था है जो किसी भी प्रक्षेपण माध्यम से घिरा रहता है। वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन का तुलनात्मक अध्ययन करें, या तो यहाँ पर है अध्ययन के आधार पर इन तीनों में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन में अंतर स्पष्ट करें। कोलाइड के कुछ उदाहरण, कोलाइड के कुछ उदाहरण हो गया दूध, हवा, और हो गया जल में मिले हुए कुछ कण, ये सभी कोलाइड के उदाहरण है। सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जल में प्रक्षेपित मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड, रंग, स्याही, कोलाइडी, सोना, ये सभी जो है ये सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। किसके रूप में? सॉल्ट के रूप में। सॉल्ट जो झाग बनाते हैं। पायास, दूध जल में प्रक्षेपित मक्खन, बाल में लगाने वाला क्रीम, ये सभी क्या है? पायास है। पायास देखे होंगे शैम्पूल उम्पूल उसका जो इस्तेमाल करते हैं, ये सभी पायास के उदाहरण है। जेल, मक्खन और पनीर, ये सभी जेली के उदाहरण है। एरोसॉल, एरोसॉल किसे कहते हैं? वायु में कुछ मात्रा में धूलकण होते हैं, उसे एरोसॉल कहते हैं। धुआं, बादल, कुहासा।
विलयन के सांद्रण का सामर्थ्य। विलयन के सांद्रण का सामर्थ्य क्या होता है? वे विलय पदार्थ जो विलयन में आसानी से घुल जाए उसे विलयन का सामर्थ्य कहते हैं या सांद्रता कहते हैं। प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत, द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भाग में घुले हुए घुल के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाती है। ये द्रव्यमान के अनुसार हुआ 100वां भाग, आयतन के हिसाब से भी 100वां भाग, आयतन के रूप में प्रतिशत, आयतन के विचार से विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए घुल के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाता है या कहलाती है।